ज़ॉम्बीज़ वाली फिल्में तो मुझे लगता है आप सभी ने देखी होंगी। हॉलीवुड में ऐसी फिल्मों की लंबी लिस्ट है। प्राचीन लोक कथाओं और मिथिकल स्टोरीज में ज़ॉम्बी का मतलब होता है जिंदा लाश, यानी कोई डेड बॉडी जिसे किसी तांत्रिक ने तिलिस्मी शक्तियों से जिंदा कर दिया है और जो कि अब उस तांत्रिक की गुलाम बन गई। हालांकि आज हम जानते हैं कि किसी डेड बॉडी को किसी भी तरह जिंदा कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट अफ्रीकन कबीलों में हमें ऐसी स्टोरी सुनने को मिलती हैं जब किसी तांत्रिक ने किसी इंसान को जादू से गुलाम बना लिया और वो इंसान कई सालों तक उसके लिए काम करता रहा। बाद में जब वो आज़ाद हुआ तो उसे उस गुलामी के पीरियड की बहुत धुंधली सी ही यादें बाकी रहती थी। कुछ रिसर्चर्स का मानना है मे बी किसी ड्रग का इस्तेमाल करके ऐसा किया जाता होगा, पर अभी तक ना तो ऐसी किसी ड्रग के बारे में ही पता चला है और ना ही ऐसा कोई तांत्रिक ही सामने आया है। इसीलिए हॉलीवुड फिल्मों में इसे रियलिस्टिक बनाने के लिए तांत्रिक की जगह किसी खतरनाक वायरस को दे दी गई जो लोगों को इन्फेक्ट करके उन्हें खून की प्यासी जिंदा लाशों में बदल देता है। जिंदा लाशों का मतलब ऐसे लोग जो कहने को तो जिंदा हैं पर वो कॉन्शियस नहीं है। उनका शरीर चल रहा है पर अब उनका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है और वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो उससे अवेयर भी नहीं है, बल्कि उनका शरीर किसी और चीज के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है। मूवीज में दिखाया जाता है कि जो लोग इन ज़ॉम्बीज का शिकार बनते हैं वो भी वायरस की चपेट में आ जाते हैं और फिर वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इस तरह की मूवीज को देखकर एक सवाल मन में आता है कि क्या वास्तव में ऐसा कोई वायरस, बैक्टीरिया या किसी और किस्म का कोई पैरासाइट हो सकता है जो कि किसी के शरीर में रहकर अपने साइज से करोड़ों गुना बड़े किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। क्या ज़ॉम्बीज वास्तव में होते हैं? क्या वास्तव में रियल लाइफ में इसका कोई एग्जाम्पल हमारे आसपास है? यही सब पता करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इस दुनिया में कई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका लाइफ साइकिल किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सप्लॉयटेशन पर डिपेंड करता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट के शरीर में रहते हैं और अपनी जरूरतों जैसे फूड, शेल्टर, रिप्रोडक्शन वगैरह के लिए उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं। वैसे तो इनमें से ज्यादातर बस होस्ट के शरीर में पड़े हुए पलते रहते हैं, पर कुछ पैरासाइट ऐसे भी हैं जो कि अपनी जरूरतों के लिए होस्ट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि पैरासाइट का लाइफ साइकिल एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक पहुंचने पर डिपेंड करता है, पर कुछ पैरासाइट ऐसे हैं जो कि होस्ट के बिहेवियर को अल्टर करके ऐसा करते हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो कि सीधे सीधे होस्ट के ब्रेन को ही हाईजैक कर लेते हैं। गार्डियन वर्म एक ऐसा ही पैरासाइट है जो दिखने में किसी बाल जैसा लगता है। इसकी बनावट की वजह से इसे हॉर्स हेयर वर्म भी कहा जाता है। ये पैरासाइट कई प्रजातियों के इंसेक्ट्स को अपना निशाना बनाते हैं और उनके शरीर में पलते रहते हैं। इनके पसंदीदा शिकारों में से एक है झींगुर। झींगुर के शरीर में चुपचाप पलता यह पैरासाइट उसे ज्यादातर समय कोई खास परेशान नहीं करता, सिवाय तब के जबकि उसे रिप्रोडक्शन करना होता है। रिप्रोडक्शन करने लायक होने पर इसे किसी वाटर बॉडी की तलाश रहती है जहां ये अपने साथी को खोजकर उसके साथ मीटिंग कर सके। लेकिन एक झींगुर का पानी से भला क्या लेना देना। तो ऐसे में ये पैरासाइट कुछ खास तरह के प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करता है जो कि झींगुर के बिहेवियर को कुछ इस तरह से अफेक्ट करते हैं कि वो एक शराबी की तरह गिरता पड़ता पानी में जंप लगा देता है और वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। एक बार झींगुर के पानी में पहुंचते ही ये पैरासाइट उसके शरीर से बाहर निकलता है और पानी में मौजूद अपने बाकी साथियों के साथ मीटिंग और रिप्रोडक्शन करता है। इसके अंडों को बाद में पानी में मौजूद कुछ इंसेक्ट्स जैसे मच्छर और मच्छर की तरह पानी में अंडे देने वाली कई और इंसेक्ट्स की स्पीशीज के लार्वा खा लेते हैं। बाद में जब ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस के जरिए मच्छर की तरह उड़ने की एबिलिटी को हासिल करते हैं तो ये पानी को छोड़कर बाहर निकलते हैं और जो कि अपने पेट में इस पैरासाइट के अंडे भी कैरी कर रहे होते हैं। इस तरह से पैरासाइट दोबारा पानी से जमीन पर पहुंच जाता है। इन्हीं इंसेक्ट्स के साथ ये फूड चेन के जरिए झींगुर और कुछ इसी तरह की इंसेक्ट प्रजातियों तक पहुंच जाता है और इस तरह ये वापस अपने नए होस्ट के शरीर में पहुंचता है। अमेज़न के घने जंगलों में पाई जाने वाली एक पैरासाइट फंगस भी कुछ इसी तरह अपने होस्ट के बिहेवियर को अफेक्ट करके अपने लाइफ साइकिल को पूरा करती है। इस फंगस का पसंदीदा शिकार है चींटियां। हवा में तैरते इस फंगस के माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स चींटियों के एक्सोस्केलेटन को पियर्स करके उनकी बॉडी में पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे चींटी के बिहेवियर को अफेक्ट करने लगते हैं। इस फंगस से इन्फेक्टेड चींटी अपने रोजमर्रा के कामों को छोड़कर फंगस के लिए किसी अच्छी ह्यूमिड जगह की तलाश में निकल पड़ती है। कोई परफेक्ट जगह मिलने पर यह पास में मौजूद किसी पेड़ की पत्ती में अपने दांत गड़ाकर अपनी मौत का इंतजार करती है। इस दौरान इसके शरीर में मौजूद फंगस चींटी के शरीर में मौजूद एनर्जी को कंज्यूम करके अपने नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करती है। सही समय आने पर चींटी के सर से फंगस की फ्रूटिंग बॉडी मशरूम की तरह उगती है जिसमें मौजूद माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स हवा के जरिए आसपास फैल जाते हैं और दोबारा किसी चींटी को अपना शिकार बनाते हैं। इसी तरह टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी नाम का एक बैक्टीरिया अपना लाइफ साइकिल चूहों के बिहेवियर को अल्टर करके पूरा करता है। ये चूहे के ब्रेन को कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करता है कि इससे इन्फेक्टेड चूहे के अंदर से शिकारी का डर खत्म हो जाता है। लिहाजा वो बिल्ली के सामने होने पर भी भागता नहीं है, बल्कि बहादुरी से डटा रहता है और नतीजतन बिल्ली का शिकार हो जाता है। बिल्ली की पॉटी में इस बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई जाती है और जो भी इसके कांटेक्ट में आता है उसे इन्फेक्ट कर देती है।
ये बैक्टीरिया ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है, पर घबराने की बात नहीं है। कुछ एक मामलों को छोड़कर ज्यादातर मामलों में ये ह्यूमंस में कोई खास दिक्कत पैदा नहीं करता। अब जब वर्म, बैक्टीरिया, फंगी सभी की बात हो चुकी है तो वायरस भी पीछे रहने वाले नहीं है। तो आइए एक ऐसे वायरस की बात करते हैं जिसे आप सभी अच्छे से जानते होंगे। जी हाँ, ये वही वायरस है जिसकी वजह से कुत्ते के काटने पर इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। जी हाँ, रेबीज। रेबीज वायरस भी एक ऐसा ही पैरासाइट है जो कि अपने होस्ट के बिहेवियर को अफेक्ट करके अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। ये ह्यूमन समेत लगभग सभी मैमल्स को इन्फेक्ट कर सकता है, पर इसका शिकार ज्यादातर कुत्ते ही होते हैं। ये वायरस होस्ट के दिमाग में सीरियस इन्फेक्शन पैदा करता है, जिससे अंत में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उससे पहले ये उसकी अग्रेसिवनेस को बढ़ा देता है और साथ ही गले में सूजन पैदा करके निगलना मुश्किल कर देता है। इससे इन्फेक्टेड विक्टिम को कुछ भी निगलने पर गले में भयंकर दर्द होता है। रेबीज के पेशेंट में जो हाइड्रोफोबिया देखा जाता है, उसका यही रीजन है। इससे इन्फेक्टेड होस्ट के मुंह में लार का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसमें वायरस की मौजूदगी होती है और जो कि निगल ना पाने की वजह से मुंह से झाग की तरह निकलती रहती है। बढ़ी हुई अग्रेसिवनेस की वजह से वो इन्फेक्टेड होस्ट अपने आसपास मौजूद जानवरों पर हमला करके उन तक भी इस वायरस को पहुंचा देता है। तो दोस्तों, ये तो जस्ट कुछ एग्जांपल्स हैं। एनिमल किंगडम में ऐसे तमाम एग्जांपल भरे पड़े हैं और ये भी वो हैं जिन्हें अभी तक खोजा गया है। अभी तो न जाने कितने ऐसे होंगे जो कि अभी खोजे जाने बाकी हैं। बीते सालों में जिस तरह से हमने जंगलों को साफ किया है और जिस तेजी से पोलर रीजन्स में जमी बर्फ पिघल रही है, उससे वो बैक्टीरिया और वायरस जो कि जंगलों के इकोसिस्टम में सालों से मौजूद थे और जो हजारों सालों से बर्फ में दबे पड़े थे, उनके इंसानों तक पहुंचने का खतरा बढ़ता जा रहा है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, पर यह सच है कि अतीत में कई वायरस जानवरों से ही इंसानों में पहुंचे। हालांकि मेडिकल साइंस की बदौलत आज हमारे पास बचाव के साधन मौजूद हैं, पर फिर भी कहा नहीं जा सकता कि कल को कोई नया वायरस आकर हमारे सामने कोई एक ऐसी चुनौती पेश कर दे जिससे निपटना हमारे लिए बेहद मुश्किल हो। जैसे कि अभी हमने देखा कि किस तरह कोरोना वायरस ने दुनिया को घुटनों पर ला दिया था, और ये तो तब था जब इसकी मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 4% थी। क्या पता इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक वायरस जंगलों में और परमाफ्रॉस्ट में छुपे हो और हम ह्यूमंस उनके लिए एक पोटेंशियल होस्ट साबित हो। बहरहाल, फिल्मी पर्दे पर दिखाए जाने वाले ह्यूमन ज़ॉम्बीज भले रियल ना हो, पर एनिमल किंगडम में तमाम ज़ॉम्बीज हमारे आसपास ही मौजूद है। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।